हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत हम लोग मौर्य साम्राज्य देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने अशोक के शासन काल तक देख लिया था और मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में। दुर्गा पूजा के बाद ये पहला क्लास है, 2-3 दिन क्लास आपकी नहीं हुई थी, तो आज हम लोग वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आज हम लोग देखेंगे। मौर्य साम्राज्य आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था, आज हम लोग देखेंगे। आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, आवाज़ में थोड़ा सा गला खराब है, इसके कारण आप लोग उसको मैनेज कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। हम लोग देखे थे कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैल गया था, तो पूरा ईरान तक पूरा फैला हुआ था। ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये पूरा एरिया जो था, पाकिस्तान वगैरह, पूरब में कहाँ तक था, बांग्लादेश तक था। तो ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अभी क्या होनी चाहिए थी, सुदृढ़ होनी चाहिए थी। जब तक प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती तो इतनी बड़ा प्रशासन को चलाना असंभव था। तो ये मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी इतनी बड़ी साम्राज्य को चलाने के लिए। इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, पहले हम लोग इसका बात करते हैं कि हम लोग को इसका मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का स्रोत हम लोग को कहाँ से पता चलता है। तो कहाँ से पता चलता है, मेगास्थनीज के इंडिका। मेगास्थनीज को आप जान रहे हैं, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, क्या जवाब दे सकते हैं आप। ये आया था बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में। किसका राजदूत था, शेलुकस का। किसका राजदूत था, शेलुकस का। आप पिछले क्लास को देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा, शेलुकस का ये राजदूत था और वो आया था मेगास्थनीज आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। तो उसने एक बुक लिखा था, क्या लिखा था, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, पूर्व मौर्य साम्राज्य के बारे में वो लिखा था कि कैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पर है। और दूसरा हम लोग को कहाँ से पता चलता है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य कौन है, जान रहे आप इसको। इसका दूसरा नाम क्या, चाणक्य। इन्हीं का मेन हाथ है। नंद वंश को उखाड़कर मौर्य साम्राज्य का स्थापना करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये आप लोगों को रिकॉल करा दिया वो सारी बातें जो हम लोग पढ़े हुए थे पिछले क्लास में। तो ये हम लोगों को यहाँ इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, कैसे सबको कंट्रोल किया जाता था, क्या क्या व्यवस्था वहाँ का जो सम्राट थे वो करके रखे थे। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, बिल्कुल जान रहे हैं, सेलुकस का राजदूत था, जो सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सेलुकस की बेटी का नाम क्या था, जो अपनी पुत्री का शादी करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य से। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यहाँ रहकर उसने पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के साथ साथ पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। ये जो मेगास्थनीज था वो पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से मौर्य के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया। यहीं से हम लोगों को पढ़ के समझ में आता है कि अच्छा ऐसे वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मेगास्थनीज के लेखन का पूरक माना जाता है। इन दोनों स्रोतों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर लिए। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में, देखिए कहाँ तक फैला हुआ था भाई, ये फैला हुआ था ईरान तक। तो उत्तर पश्चिम में आप चले जाइए, ईरान तक फैला हुआ था, भारत से लेकर। पूर्व में बंगाल, पूरा बांग्लादेश वगैरह पूरा था। उत्तर में आप कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक ये इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था। और जिसके देख रेख वहाँ का सम्राट को करना था। तो वो क्या क्या हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था करें, साम्राज्य का संरचना कैसा था, नगर का प्रशासन कैसा था, वहाँ कैसे नगर का प्रशासन को देखा जा सकता है। सैन्य शक्ति कैसी थी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। गुप्तचर विभाग थे, कैसे काम करते थे। न्याय व्यवस्था वहाँ की क्या थी, ये किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए ये सब बेसिक चीजें हैं। राज व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत देखेंगे। मौर्यकालीन समाज के बारे में हम लोग देखेंगे, मौर्यकालीन समाज कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी वहाँ पे, दास प्रथा कैसी थी, दासों की व्यवस्था, राजस्व। और इतना बड़ा साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा उसा चाहिए ही, तो राजस्व के क्या स्रोत थे। कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसा सिस्टम था टैक्स का। अर्थव्यवस्था क्या थी, किस पर लोग जो है क्या उनका जीविका का साधन था, ये हम लोग देखेंगे। कला वगैरह का कितना विकास हुआ था, क्या हुआ था। भाषा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, भाषा साहित्य का क्या विकास हुआ वहाँ पे। और मौर्य प्रशासन के विभाग एवं उनके अध्यक्ष, कुछ कुछ विभाग और उनके जो अध्यक्ष होते थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और मौर्यकालीन विभिन्न पदाधिकारी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हम लोग टोटल पॉइंट इतना कवर करने वाले हैं, साम्राज्य की संरचना, नगर प्रशासन से लेकर हम लोग आगे कहाँ तक, मौर्यकाल के विभिन्न पदाधिकारी तक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साम्राज्य की संरचना कैसी थी। बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे कैसे वहाँ पे साम्राज्य था, हम लोग कैसे रह रहे थे। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था, 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। इतना बड़ा साम्राज्य को चलाने के लिए प्रांत बनाए गए थे, 5 प्रांत बनाए गए थे अलग अलग। एक था उत्तरी पंथ, जिसको उत्तरा पत्था उदिच, ये नाम हम लोग को मिला है। जो हम लोग इंडिका की बात कर रहे हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की, सॉरी चाणक्य की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र के, चाणक्य के अर्थशास्त्र की, तो ये नाम मिला है। उत्तरी प्रांत था जिसका तक्षशिला था राजधानी। यहाँ पे
बिंदुसार के समय यहाँ पे क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। कौन गया था दबाने विद्रोह को? अशोक गया था। बिल्कुल रिकॉल करते चलेंगे हम लोग। अशोक गया था। अशोक से पहले कौन गया था? सुशीम गया था। सुशीम से जब नहीं संभला तो किसको भेजा गया? अशोक किसको, बिंदुसार किसको भेजा था? अशोक को। और वो जाकर वहाँ पे विद्रोह को शांत कराया, वहाँ का गवर्नर भी बन गया था। ठीक है, तो उत्तरी प्रांत थी, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। पश्चिमी प्रांत, उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। ये उज्जैन का भी अशोक गवर्नर बना था। पूर्व प्रांत की राजधानी तोशली या कलिंग। कलिंग कलिंग के बारे में हम लोग पढ़े, कलिंग विजय, कलिंग अभियान हुआ था कब? 261 ईसा पूर्व। फैक्ट याद रखेंगे आप लोग। दक्षिणी प्रांत थी, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और केंद्रीय प्रांत थी जो मगध, पाटलिपुत्र, प्रमुख राजधानी ये थी। ये केंद्रीय प्रांत थी और इसके 4 प्रांत और थे, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे याद रखेंगे। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया गया था और इनमें से प्रत्येक प्रांत एक राजकुमार के अधीन रखा गया था जो शाही राजवंश के वंशज थे। शाही राजवंश के ही वंशज को रखा जाता था इन प्रांतों में। उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रांतों में क्या होता है? शाही राजकुमार को ही, जो साम्राज्य के सम्राट के वंशज वगैरह थे, उन्हीं लोग को क्या किया जाता था? यहाँ राजकुमार नियुक्त किया जाता था। जैसा कि हम देखते हैं अशोक के केस में, अशोक तक्षशिला का भी गवर्नर रहा और प्रांतपति रहा था, वहाँ का भी, पश्चिमी प्रांत का भी प्रांतपति रहा था। तो इस तरह वहाँ पे शाही राजवंश के ही लोगों को नियुक्त किया जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा गया? चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था, चक्र। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतों को छोटी इकाइयों, मंडल में, प्रांतों को किस में बांटा गया? तो प्रांत तो हो गए बहुत बड़े, प्रांत से छोटी इकाई को बोला जाता था मंडल। मंडल विभाजित किया गया था जिन पर महामात्य नामक अधिकारी होते थे। महामात्य अधिकारियों के अन्य नाम हमको मिलते हैं प्रद्रेष्टा और प्रादेशिक। क्या नाम, अन्य नाम मिलते हैं? प्रद्रेष्टा और प्रादेशिक। इसके किसके थे ये? तो ये थे मंडल। मंडल में जो विभाजित किया गया था प्रांत को शासन की सुविधा के लिए विभाजित किया गया था, जिनका अधिकारी का नाम था महामात्य और महामात्य का ही अन्य नाम क्या था? तो ये था प्रद्रेष्टा या प्रादेशिक नाम था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए मंडल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कलिंग था एक मंडल जिसकी राजधानी थी तोशली। ये प्रांत को मंडल में बांटा गया था। कौशाम्बी भी एक मंडल था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इशिला मंडल था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और गिरनार मंडल था जिसकी राजधानी क्या थी? सौराष्ट्र थी। ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण के लिए अलग और शहरी के लिए अलग। अभी भी शहर में क्या होते हैं? नगर में नगर निगम का चुनाव होता है, हम लोग का अभी ग्रामीण में पंचायत का चुनाव होता है, ये सब होता है ना अभी हम लोग का। तो शहर और ग्रामीण के लिए उसमें भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। नगर पालिका होते हैं, शहर में मेयर होते हैं, गांव में ये नहीं होते, मुखिया वगैरह होते हैं। तो उसमें भी ऐसी थी, ग्रामीण के लिए अलग, शहरी के लिए अलग, दोनों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग। क्या था देख रहे थे, कैसे थे? प्रांत था। प्रांत के प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र जो सम्राट के ही वंशज हुए, वो फिर बांटा गया किसके? प्रांत से छोटा हो गया मंडल या कमिश्नरी इसको बोलते थे। प्रमुख अधिकारी कौन? प्रद्रेष्टा, प्रादेशिक या फिर महामात्य। क्या? महामात्य। इसके नीचे आ जाइए तो ये था आहार, विषय या जिला। इसको क्या बोल रहा है यार? आहार बोलिए, विषय बोलिए या फिर बोलिए जिला। जिसके प्रमुख अधिकारी विषय है तो प्रमुख अधिकारी विषयपति या फिर स्थानिक, ये दो नाम था। ये मंडल के प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा या प्रादेशिक हो गए। पहला हो गया प्रांत, तो प्रांत के प्रांतपति बोल सकते हैं आप लोग, या राजकुमार बोल सकते हैं, आर्यपुत्र बोल सकते हैं। और विषय का क्या हो गया? विषयपति या स्थानीय। अब फिर उससे नीचे आ जाता था स्थानीय, जिला से नीचे ये क्या हो गया? स्थानीय, जिसमें 800 ग्राम शामिल होते थे। 800 ग्राम शामिल हो जाए। स्थानीय से नीचे आ जाता था क्या? द्रोणमुख, जिसमें 400 ग्राम। और द्रोणमुख से नीचे क्या आ जाता? खवाटिक, जिसमें 200 ग्राम। देखिए 200, 400, 800, दुगुना बढ़ रहा है। 200 खवाटिक है, फिर 400 है और फिर 800 है। खवाटिक, द्रोणमुख और स्थानीय याद रखेंगे। संग्राहक हो गया 10 ग्रामों का समूह और प्रमुख अधिकारी के कहलाते थे गोप। और सबसे छोटा तो हो गया ग्राम और जिसके प्रमुख अधिकारी कहलाते थे ग्रामीणी। ये व्यवस्थाएं थी उसमें की। सबसे ऊपर हो गया प्रांत हो गया, फिर हो गया मंडल या कमिश्नरी, उसके नीचे आहार, विषय या जिला हो गया, उसके नीचे हो गया स्थानीय 800 ग्राम, उसके नीचे द्रोणमुख, उसके नीचे खवाटिक और उसके नीचे संग्राहक जिसमें 10 ग्राम। और इसके अधिकारी को गोप बोला जाता था। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। संग्रहण में कितने गांव होते थे? 10 ग्रामों का समूह होता था। ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। अब प्रमुख अधिकारी क्या कहे जाते थे? गोप। ये तो आ भी चुका है। ठीक है, ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामीण, ये था वहाँ का शासन व्यवस्था। चलिए ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई वहाँ का साम्राज्य का संरचना कैसा था। अब नगर प्रशासन कैसे चलता था वहाँ पे, आइए देखते हैं। मौर्य काल में नगरों को काफी बड़ी संख्या, बहुत ज्यादा नगर थे वहाँ पे। पहले हम लोग पढ़े थे सिंधु सभ्यता जो नगरीकरण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हुई, और उसके बाद जो फिर महाजनपद काल आया तो ग्रामीण और नगरी दोनों उसमें थे, शहरी भी थे और ग्रामीण भी थे। मौर्य काल के नगरों की काफी बड़ी संख्या थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला जो उनमें प्रमुख नगर थे। इनमें पाटलिपुत्र प्रमुख राजधानी थी। पाटलिपुत्र तो हम लोग मगध वहाँ जनपद की जान रहे वो राजधानी थी, तो वहीं से पूरा साम्राज्य फैला है, तो ये प्रमुख राजधानी थी पाटलिपुत्र।
नगर के प्रशासन के लिए क्या बनाई गई थी, देखिए 6 समिति। ये नगर का प्रशासन कैसे चल रहा है, तो इसमें 6 समिति बनाए हैं और प्रत्येक में से 5-5 सदस्य को रखे गए हैं। 6 समिति बनी हुई है और 5-5 सदस्य। अब ये कौन समिति कैसे काम करेगी ये देखते हैं। समितियों को स्वच्छता, क्या-क्या काम दिया गया समितियों को, देखिए साफ-सुथरा, अभी भी नगर निगम का ये सब काम होता है ना, साफ-सुथरा ये वो देखना, विदेशियों की देखभाल करना, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु, देखिए ये सारे काम अभी भी हो रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। बिल्कुल आप लोग कोरिलेट करके आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से समझिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझिए इतिहास को, आसान लगेगा। पंजीकरण काम था इनको, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, वजन और मापन के विनियमन और इसी तरह के अन्य कार्य दिए गए थे। मतलब 6 समितियां बनाई गई थी, स्वच्छता से संबंधित, विदेशियों को देखभाल, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करो भाई, वजन और माप के लिए, विनियमन के लिए एक अलग था, मतलब नाप तौल वगैरह के लिए। देखिए जैसे समिति कौन कौन थी, शिल्पकला समिति थी एक, उद्योगों और कारीगरों पर नियंत्रण रख रहा था, बहुत बढ़िया, शिल्पकला नाम से ही पता चल रहा है। वैदेशिक समिति नाम से पता चल रहा है कि विदेशियों पर रखेगा। जनसंख्या समिति ये भी पता चल रहा है, जन्म और मरण का पंजीकरण करना काम था। वाणिज्य समिति क्या करेगा, व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण रखेगा, नगर में व्यापार वाणिज्य अच्छे से चल रहा है कि नहीं उसका देखना काम था। वस्तु निरीक्षक समिति, ये वजन मापन, ये विनियमन का कार्य करता था। वस्तु निरीक्षक समिति थी, वस्तु निरीक्षक समिति। एक है कर समिति, बिक्री कर और चुंगी वसूलना, इसका टैक्स लेना इसका काम था। देखिए 6 समितियां थी, आप लोग याद रखेंगे। शिल्पकला समिति किससे संबंधित था, उद्योग और कारीगर होते। ये पूछा जा सकता है आप लोग को एक क्वेश्चन कि नगर प्रशासन के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी, 6, और प्रत्येक में कितने सदस्य, 5-5 सदस्य, बिल्कुल याद रखेंगे। आइए देखते हैं कि सैन्य शक्ति कैसा था। हम लोग सैन्य शक्ति के बारे में हालांकि देखे हैं पहले भी, फिर हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त ने सैन्य संग्रह के सभी साधनों का उपयोग किया और एक मिली-जुली सेना तैयार की, जिसमें मुद्रा राक्षस नाटक, मुद्रा राक्षस के लेखक बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, पढ़ चुके हैं हम लोग। मुद्रा राक्षस नाटक के अनुसार शक, यवन, किरात, कम्बोज, पारसिक, वहनिक आदि विविध जातियों के सैनिक शामिल थे। मतलब जो भी बाहर से विदेशी आक्रमणकारी आते थे उनको पकड़ कर रख लिया जाता था, सेना में शामिल किया जाता था। ये मतलब विभिन्न जाति के लोग उनमें शामिल थे। कौटिल्य के अनुसार क्या है कि सेना चतुरंगी, मतलब 4 तरह की सेना थी भाई। कौन कौन थी, तो इसमें थी एक पैदल, घोड़ा, हाथी और रथ, ये 4 तरह की सेना थी। ये कौन बोलता है, कौटिल्य बोलता है। अपना बुक किसमें किसमें बोलेगा वो, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किससे, राजनीति से, याद रखिए। जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी थे और 36,000 हस्ती सैनिक, एलिफेंट राइडर बोलते हैं इसको, हस्ती सैनिक को। 8,000 रथ थे और 24,000 रथी सैनिक। रथी सैनिक काम करते हैं रथ में खड़ा होकर उन लोग तीर धनुष लेके निशाना लगाना, मतलब रथ में खड़ा रहते हैं। रथ चलाने वाला तो क्या बोलते हैं उसको, सारथी शायद बोला जाता है, सारथी। लेकिन वो रथी सैनिक क्या थे, पीछे खड़ा रहते थे तीर धनुष लेके। तो ये तो हम लोग देखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य का ये विशाल सेना था। उससे प्रबंधन कैसे किया जाता था भाई, इतना बड़ा सेना रखोगे तो प्रबंधन तो करना पड़ेगा ना, इसका खर्चा पानी, इसको कैसे मैनेज करना है, इसका अध्यक्ष चुनना पड़ेगा, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो क्या करते थे इतना बड़े साम्राज्य सेना को के लिए प्रबंधन का व्यवस्था क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विशाल सेना का रख रखाव था, बिल्कुल था। प्रशासन की तरफ से सेना का उचित प्रबंधन किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज का बुक इंडिका आप लोग को इतना बार रटा गया होगा कि आप भूलेंगे नहीं कभी। मेगास्थनीज के अनुसार सशस्त्र बलों का प्रशासन 30 अधिकारियों के एक बोर्ड, जो 6 समितियां, देखिए इसमें भी 6 समिति, ये जो सशस्त्र बल है उसके लिए 30 अधिकारी रिपोर्ट किए गए और इसमें भी 6 समिति बना गया। मतलब 6 समिति, मतलब यहाँ पे भी हर समिति में 5-5 सदस्य होने हैं, क्योंकि 30 अधिकारी है 6 समिति। अब कौन कौन समिति बने, प्रथम समिति, इसका नौसेना का निरीक्षक, नौसेना भाई मतलब जल, जो वो नौसेना, जो एरिया इनका पानी से लगता था वहाँ पे नौसैनिक रहते थे, तो उसका निरीक्षक के लिए आपका बना गया समिति। दूसरा समिति युद्ध सामग्री, सेना राशन, भाई युद्ध सामग्री जरूरत है, सेना का खान पान का आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये एक दूसरा समिति बनाया गया। ये निरीक्षण का काम था इसका कि युद्ध सामग्री कम ना हो जाए, सेना का खाने पीने का व्यवस्था करे, ये उसका काम था। तीसरा बनाया गया था अश्वरोही निरीक्षक, जो घोड़े घोड़े वाले सैनिक थे, उसके लिए निरीक्षक के तौर पर एक रिपोर्ट किया। चौथा पैदल सैनिक, 5वां रथ और तथा और छठा जो था वो हाथी सेना था, ऐसा था। देखिए अभी भी हम लोग को क्या होते हैं, तो जल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष होते हैं ना, वायु सेना अध्यक्ष अभी होते हैं ना, तो वायुसेना है अभी, तो वायुसेना अध्यक्ष हो रहे। इस केस में देखिए नौसेना था तो नौसेना अध्यक्ष हुए। अब फिर देखिए पैदल सेना थी तो पैदल सेना के भी लिए अध्यक्ष रखा था, एक निरीक्षक रखा था। अश्वरोही थी, अश्वरोही के लिए भी एक रखा था। रथ थी तो रथ के लिए भी रखा था। हाथी थी तो उसके लिए भी एक निरीक्षक रखा था। और एक आदमी का काम था कि खान पीन को देखो, ठीक है, आसान है। जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य शामिल थे, हम लोग जिक्र कर लिए, उनके द्वारा संचालित होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्यों के पास नौसेना प्रकार की सेना होने का वर्णन, मतलब प्रमाण मिलता है। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें नवाध्यक्ष नाम एक आया है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि नौसेना भी थी, मतलब जल सेना भी थी मौर्य प्रशासन में, और प्रथम जो समिति थी वो नौसेना निरीक्षक थी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। ये हम लोग सेना के बारे में देख लिए कि 30 अधिकारियों की एक कमेटी थी जिसमें 6 समिति बनाई गई थी।
अब इसका देखते हैं गुप्तचर विभाग कैसे काम करता था, इसका गुप्तचर विभाग का क्या सिस्टम था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है तो गुप्तचर विभाग भी होना चाहिए, नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसके लिए गुप्तचर विभाग भी रखे गए थे। मौर्य शासन में संपूर्ण प्रशासन एवं अधिकारियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर विभाग, अभी का देख लीजिए इंडिया में राव वगैरह हो गया, ये सब जो है गुप्तचर विभाग है। तो उसी तरह उस समय भी था। अब उस समय कैसे रखा गया था इसके बारे में हम लोग जानेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इंटरेस्ट ले लेके समझते चले कि उस समय का कैसे था गुप्तचर विभाग। मौर्य प्रशासन में संपूर्ण प्रशासन एवं अधिकारियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसका संचालन गूढ़ पुरुष करते थे। भाई ये इनका नाम दिया गया, जासूस का नाम दिया गया गूढ़ पुरुष। क्या नाम दिया गया? गूढ़ पुरुष संचालन करते थे ये गूढ़ पुरुष, ठीक है। गुप्तचर विभाग था, गूढ़ पुरुष संचालन करते थे। ये गूढ़ पुरुष महामात्य पशर्प के नियंत्रण में कार्य करते थे। महामात्य किसके अधिकारी थे? अभी हम लोग ऊपर पढ़े, महामात्य किसके अधिकारी थे? ये मंडल के थे, किसके थे? मंडल के। तो इसके नियंत्रण में ये कार्य करते थे गूढ़ पुरुष। क्या भाई किस तरह का गुप्तचर था देखिए उन लोगों का उस समय मौर्य साम्राज्य में। गुप्तचर दो प्रकार के थे, एक संस्था थी और एक संचरा थी। भाई संस्था का काम था कि एक ही स्थान पर रहो, मॉनिटरिंग करना एक ही स्थान से, और संचरा का काम है कि भ्रमण कर करके उसको रिपोर्ट देना संस्था को, यहाँ पे ऐसे व्यवस्था है, ये है वो है, यहाँ पे विद्रोह होने की संभावना, ये काम था संचरा का। घूम घूम के अपना भ्रमण करते थे। नर गुप्तचरों को शांति, तृष्णा, शरद कहा जाता था, ये नर गुप्तचर। और जबकि स्त्रियों को क्या कहा जाता था? वृषली, भिक्षुकी, परिव्राजक के नाम से जाना जाता था। एरियन ने गुप्तचरों को क्या कहा? ओवरशियर। एरियन कौन है भाई? एरियन एक विदेशी लेखक है। ये बोला गुप्तचर को, क्या बोला कि ये लोग ओवरशियर मतलब क्या होता है? निरीक्षक। ये विदेशी लेखक है तो वो इनको क्या बोले? ओवरशियर के नाम से जाने। हालांकि नर गुप्तचरों को क्या बोलता है? संति, तृष्णा, शरद। और स्त्री गुप्तचरों को देखिए नाम दिया गया है, स्त्री गुप्तचरों को वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजक ये नाम दिया गया। स्ट्रैबो इसको इंस्पेक्टर भी बोला है। स्ट्रैबो क्या बोला है कि भाई ये लोग इंस्पेक्टर हैं, इसको इंस्पेक्टर नाम दिया है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो का एक बुक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं क्या नाम है इनके बुक का। गुप्तचर विभाग में सन्यासी, विद्यार्थी, गृहस्थ और विश्व कन्याओं की नियुक्ति की जाती है। देखिए भाई अब सन्यासी को क्यों किया जाता होगा सोचिए। सन्यासी कहीं भी आसानी से घूम फिर सकते थे, कहीं भी किसी के घर आ जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं था, इनको नियुक्त किया जाता था। विद्यार्थी भी कहीं भी आ जा सकते थे, विद्यार्थी पर शक भी नहीं करते थे लोग, तो विद्यार्थियों को भी डिपोर्ट किया जाता था। और गृहस्थ वाले लोगों को भी, वैसे गृहस्थ लोगों को जिनका समाज में एक अच्छा पकड़ हो उनको नियुक्त किया जाता था। विश्व कन्याओं, ये लोग स्पेशल केस में इसका यूज हो जाता, हनी ट्रैप वगैरह करने के लिए। आज भी देखिए इस तरह की बातें होती हैं, विश्व कन्याओं के भी किया जाता था ताकि कोई भी स्पेशल केस में इन लोगों को यूज किया जाता था। नियुक्ति उपधा परीक्षण भाई एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है वहाँ पे भी, आप ऐसे नहीं बन जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जा रहा है, आप इसमें पास करेंगे तभी। एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता था गुप्तचर बनने के लिए? तो आप शारीरिक रूप से स्ट्रांग हो, मानसिक रूप से स्ट्रांग हो, तेज बुद्धि के हो, बात करने में आप निपुण हो, सारा कुछ देखा जाता था। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था तब उनको नियुक्त किया जाता। उपधा परीक्षण नामक परीक्षा के माध्यम से होता था। ये देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया, उपधा परीक्षण परीक्षा क्यों होती थी? तो गुप्तचरों की नियुक्ति के लिए होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं अब न्याय व्यवस्था। इतना बड़ा साम्राज्य, अब हम लोग सेना का देख लिया, नगर प्रशासन देख लिया हम लोग कैसे कैसे है, गुप्तचर विभाग भी के बारे में देख लिया। अब देखते हैं न्याय व्यवस्था क्या है। भाई न्याय व्यवस्था किसी को मिलेगा कि कोई किसी को भी सताया जाएगा? तो न्याय व्यवस्था देखते हैं। मौर्य शासन के दौरान शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस होती थी, इन्हें क्या बोला जाता था? रक्षिन कहा जाता था। उसमें क्या बोला जाता था? इनको रक्षिन कहा जाता था, ठीक है। हम लोग अगर पढ़ेंगे बुक तो रक्षिन मिलेगा, इंडिका या चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़े, रक्षिन नाम मिलेगा। ये लेकिन पुलिस की काम करती थी। यद्यपि न्याय व्यवस्था का भी प्रधान राजा ही था, बिल्कुल मेन तो राजा ही था, तथापि राज्य की तरफ से अनेक न्यायालय भी स्थापित किए गए थे। और सबसे नीचे ग्राम न्यायालय, सबसे छोटा हो गया ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय मतलब ग्राम सभा कीजिए, वहीं पे मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। तो सबसे पहले नीचे ग्राम न्यायालय बना था। ग्राम न्यायालय के ऊपर संग्राहक, हम लोग देखे ना संग्राहक में कितने गाँव आप बताइए? 10 संग्राहक में 10, द्रोणमुख में कितने थे? 200, स्थानीय में 400, ऐसा थे, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। तो ग्राम न्यायालय के ऊपर था संग्रहण, और संग्रहण के ऊपर था द्रोणमुख, और द्रोणमुख के ऊपर था स्थानीय, ठीक है। और जनपद न्यायालय भी थे, अब तो जनपद बड़ा हो गया। और सबसे ऊपर केंद्रीय न्यायालय, ये महाजनपद न्यायालय बोलिए या केंद्रीय न्यायालय बोलिए, सबसे ऊपर। तो ये न्यायालय का सिस्टम था। पहले ग्राम न्यायालय है, ओके, ग्राम में मैटर अगर सॉर्ट आउट हो गया ठीक है भाई, नहीं तो संग्रहण में जाओ, यहाँ सॉर्ट आउट हो गया ठीक है, द्रोणमुख में जा सकते हैं, द्रोण शुक लिखा हुआ है, स्थानीय में जा सकते हैं, जनपद न्यायालय में जा सकते हैं, नहीं तो सबसे ऊपर का केंद्रीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कहा जाए तो। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, कंटक शोधन, भाई ये फौजदारी में, फौजदारी मतलब क्या होता है? फौजदारी मतलब क्रिमिनल केसेस को देखता था ये। कंटक शोधन, अभी भी बताइए 2 तरह का न्यायालय है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी,
धर्म अस्थिर, ये दीवानी न्यायालय, जितना भी जमीन उमीन का लड़ाई झगड़ा पैसा कौड़ी से संबंधी ये सब। सिविल कोर्ट, इसको सिविल कोर्ट बोलते हैं, इसको क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं अभी के समय में। नगर न्यायाधीश की व्यावहारिक, नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र या जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहते थे। देखिए जनपद न्यायाधीश को क्या कहते थे, रज्जुक। अभी हम लोग बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश ये वगैरह कुछ बोलते हैं ना, न्यायाधीश जज ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या बोला जाता था, राजजुक बोला जाता था जनपद न्यायाधीश को। और नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र नगर न्यायाधीश को ऐसा बोला जाता था। मौर्य काल में ब्राह्मणों को जल में डूबोकर मृत्यु दंड दिया जाता था। खतरनाक दंड है ये भाई। ब्राह्मणों को क्या किया जाता था, ब्राह्मणों की स्थिति उस समय दयनीय होने लगी थी, इसी कारण पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य काल का खत्म किया था और शुंग वंश का स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग क्या था, ब्राह्मण से संबंधित था, ब्राह्मण था वो, ये हम लोग डिस्कस किए। तो ठीक है, मौर्यों को देखिए, सॉरी ब्राह्मणों को देखिए यहाँ पे कैसा हाल था, जल में डूबोकर मृत्यु दंड दिया जाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ये चाणक्य बोलते हैं अपना पुस्तक अर्थशास्त्र में, 4 मुख्य अंग थे। तो क्या था, धर्म था, व्यवहार था, चरित्र था और शासन था। ये उस समय की हम लोग देख रहे हैं न्याय व्यवस्था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर और क्या देखना है हम लोग को। और हम लोग को देखना है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे, कैसा, कौन प्रधान था, ऐसा देख रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उसमें कैसे थी, प्रशासन कैसे चल रहा था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है, तो मौर्य प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत नौकरशाही प्रशासन था। बिल्कुल राजतंत्र था, ये तो हम लोग जान रहे हैं, केंद्रीकृत था, नौकरशाही प्रशासन का तंत्र था, जो एक सचिवालय द्वारा संचालित होता था। देखिए सचिवालय आज के डेट में भी होता है, उस समय भी होता था। अशोक ने इस केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को पितृवत निरंकुश राजतंत्र, भाई ये क्या कर दिया था, ये पहले केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी और अशोक को कर दिया था पितृवत निरंकुश राजतंत्र। पितृवत निरंकुश राजतंत्र कहने का मतलब है कि वो जितने भी अधिकारी हैं उसको पिता के जैसा ध्यान रखना है अपने प्रजा का, पिता के जैसा अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। ये था पितृवत निरंकुश राजतंत्र, क्योंकि ये अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, धर्म की भी स्थापना की थी, तो ये स्टार्ट किया था। देखिए और क्या है आगे, सम्राट सभी प्रकार की सत्ता का स्रोत, मुख्य बिंदु था, बिल्कुल था। सम्राट जो थे केंद्र में थे, सम्राट सभी प्रकार की सत्ता का स्रोत उनका केंद्र बिंदु होता था। राजतंत्रीय व्यवस्था, सम्राट मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजतंत्रीय व्यवस्था में क्या होता था, सम्राट जो था भाई वो मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। अगर अभी हम राज्य का बात करें तो सर्वोच्च अधिकारी हम लोग किसको बोलेंगे, मुख्यमंत्री। हालांकि राज्यपाल भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बोला जाए जो सारे कार्य को देखते मुख्यमंत्री। उस समय क्या था, सम्राट थे मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। और देश सेंट्रल लेवल पर बात करें, प्रधानमंत्री, वह प्रशासन विधि न्याय का प्रमुख स्रोत था तथा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश भी था। सारा कुछ लास्ट में उनके पास जाता था। नेक्स्ट, सम्राट अपने शासन कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। अमात्य हो गए उनके, प्रधानमंत्री को बोला जाता था अमात्य। अमात्य किसको बोला जाता है, प्रधानमंत्री को। अमात्य से मंत्रियों से यदि सहायता लेता था कि किस मैटर पे कैसे डिसीजन लेना है। अर्थशास्त्र के अनुसार अमात्य का स्थान सम्राट के बाद दूसरा था। बिल्कुल अमात्य मतलब को प्रधानमंत्री बोला जाता था उस समय, अभी का प्रधानमंत्री अपना समझेंगे। और प्रधानमंत्री अगर हम लोग अमात्य को समझते हैं तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे वो सम्राट, तो उनका जो है इनसे वो सहयोग लेता था अमात्यों से, मंत्रियों से। अर्थशास्त्र के अनुसार शासन की सुविधा के लिए अनेक प्रशासनिक विभाग बहुत सारे बने हुए थे शासन की सुविधा के लिए, जिनकी संख्या 18 थी, जिन्हें तीर्थ या महामात्र या अमात्य कहा गया। ये जो प्रशासनिक विभाग थे उनको क्या कहा गया, तीर्थ बोला गया। 18 थे उसमें प्रशासनिक विभाग, ये तीर्थ कहा गया, महामात्र या अमात्य कहा गया। देखिए आगे कौन कौन थे भाई, मंत्री एवं पुरोहित प्रधानमंत्री की इसमें के अंतर्गत होते थे। मंत्री एवं पुरोहित प्रधानमंत्री बोल लीजिए अभी के अनुसार। अमात्य, समाहर्ता थे एक, देखिए ये अधिकारी, ये विभाग है समाहर्ता विभाग, इसका क्या काम है भाई, राजस्व वसूली करने वाला, टैक्स ये देखेगा। सन्निधाता, इसका क्या है भाई, तो ये कोषाध्यक्ष का काम। सेनापति, ये तो जान रहे विभाग का अधिकारी होगा। युवराज भी आप समझ रहे हैं कि उत्तराधिकारी होने वाला, ये उस समय के क्या थे, प्रशासनिक विभाग बनाए गए थे। अभी है ना जल विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, ऐसे करके इसमें विभाग थे। प्रदरेष्टा थे, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जो क्रिमिनल कोर्ट थे उसके न्यायाधीश को प्रदरेष्टा। नायक एक होता था, सेना का संचालक करता था ये। कांतिक होता था, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, उद्योग धंधों को देखता था ये। व्यवहारिक एक होता था, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। देखिए व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, अब प्रदरेष्टा हो गया फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट और ये सिविल कोर्ट। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का प्रमुख होता था ये। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करता, ये था दंडपाल। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, ये दुर्ग को मतलब रक्षा करते थे।
ठीक है। अभी जो बीएसएफ हम लोग बोल रहे हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये थे अंतपाल। दुर्गपाल किलों का प्रबंधक। प्रशस्ता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, यह प्रशस्ता था। नागरक नाम का था नगर का प्रमुख अधिकारी। दैवारिक था राजमहल की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी, यह था दैवारिक। आंतवृश्चिक था राजा की अंगरक्षक सेना का प्रधान, यह आंतरिक्षिक कहलाता। आठविक था यौवन विभाग का प्रधान होता था। ये थी उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था। इतने प्रशासनिक विभाग बने हुए थे। मौर्य नौकरशाही अथवा प्रशासनिक विभाग एक पिरामिड के समान होती थी, जिसमें शीर्ष पर कौन थे? मंत्री, उसके नीचे अन्य कर्मचारी होते थे। इस तरह की शीर्ष पर मंत्री, उनके नीचे अन्य कर्मचारी थे। परंपरागत राज्य शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार राजा सिर्फ धर्म कानून का पालने वाला धर्म प्रवर्तक होता था, कानून का निर्माता नहीं। परंतु कौटिल्य राजा को कानून निर्माण संबंधी अधिकार भी देता है। कौटिल्य बोलता है अपने पुस्तक में, अर्थशास्त्र में, कि नहीं, वो कानून भी बना सकता था। भाई साम्राज्य वो फैला रहा है अपने शक्ति के बल पर, तो कानून वगैरह, राजतंत्र है, लोकतंत्र तो है नहीं, तो कानून निर्माण वगैरह कर ही सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कौटिल्य का बात बिल्कुल सही है। ये परंपरागत राजशास्त्र में ऐसा बोलते हैं कि वो धर्म का, कानून का पालन करने वाला होता था, ऐसा नहीं, लेकिन बिल्कुल होता होगा। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? कौटिल्य के अनुसार राज्य निम्न 7 अंग होते थे। 7 अंग कौन कौन था? सम्राट सिर था, सम्राट जो था वो सिर था। ये राज्य अगर पूरा बॉडी है तो सम्राट उसका सिर है। अमात्य जो था प्रधानमंत्री, उसकी आंखें हैं। जनपद या क्षेत्र या तथा जनसंख्या जो था ये जंघा था। दुर्ग जो थे बने हुए बाह थे। कोष और धन जो था वो मुख था। बल और सेना जो इसका था वो मस्तिष्क था, बुद्धि। और मित्र जो थे वो कान बताए जाते हैं। ये कौटिल्य बताते हैं अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में कि अगर शरीर के अंग के अनुसार बांटा जाए तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है। ये सप्तांग सिद्धांत क्या है कौटिल्य का, देख लीजिए। सब आप लोग को, अगर आप मेंस में लिखना चाहते हैं तो ये सब पॉइंट आपको काम देंगे लिखने में। कौटिल्य के अनुसार राजा के निम्न 7 अंग होते हैं। सम्राट उनका सिर था, तो अमात्य आंख था, जनपद उनकी जांघें थी, दुर्ग उनकी बाह थी, कोष और धन उनका मुख था, बल और सेना मस्तिष्क, और मित्र जो कान था। और राजा इन सभी 7 अंगों को, राजा को, जो राजा था, ये सभी 7 अंगों का आत्मा था। ऐसा कौन लिखते हैं? तो कौटिल्य लिखते हैं। ठीक है, आज तक हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो अब हम लोग मौर्यकालीन समाज के बारे में कल से देखेंगे। अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखें तो सारा प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, 1 बाय 1 उसको करते चले और देखते चले, अपनी तैयारी मजबूत करते चले। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें।